नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कौन सा? वाक्य। वाक्य को जो है देखने से पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा वाक्य की होती क्या है। ठीक है, वाक्य आपको पता है कि वाक्य नॉर्मली होता क्या है, लेकिन परिभाषा के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो भाषा की मुख्य इकाई वाक्य होती है। जो वाक्य है वो किसी भी भाषा की एक मुख्य इकाई है। ठीक है, जिससे क्या होता है, किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। माना आप सामने वाले को अपनी कुछ बात जो है बताने वाले हो, अपने अंदर का कोई भाव जो है उसको व्यक्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक वाक्य उसको बोलना होगा ताकि वो आपकी भाषा को जो है, आपका जो भाव है उसको समझ सके, है ना। तो एक वाक्य में बोलोगे तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एक भाव जो है उसको आप व्यक्त करोगे सामने वाले के साथ। दूसरा, इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी हो सकती है कि वाक्य जो है पदों का वह समूह, पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एक होता है पद, और पद से पहले आपको समझने की ज़रूरत है शब्द। ठीक है, पहले अगर हम शब्द की बात करें तो आपको पता है कि सबसे पहले ध्यान रखो यहाँ पर फिर से कि जो कोई भाषा है उसकी जो मूल इकाई वो है कौन सी? वर्ण। भाषा की मूल इकाई वर्ण। ठीक है, अब इन वर्णों का सार्थक समूह जो है, इन वर्णों का जो सार्थक समूह होगा, सार्थक का मतलब क्या हो गया, किसी अर्थ के साथ कोई समूह होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका शब्द कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। भाषा की मूल इकाई वर्ण, वर्णों का सार्थक समूह शब्द, और जब वो स्वतंत्र है तब वो शब्द है, जब वो शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो तो वो पद कहलाता है। ठीक है, माना यहाँ पर हमारे पास एक समूह शब्द है, इसको मैं अलग से अगर लिखूं समूह, तो ये जो समूह है ये क्या है? एक शब्द है, लेकिन इस वाक्य में, ये वाक्य में प्रयोग हो गया ना समूह, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ध्यान रखना, शब्द और पद में यही फर्क है कि जब तक वो स्वतंत्र है तब तक वो शब्द है, और जब वो किसी वाक्य में प्रयोग हो गया तब वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो जो वाक्य होता है इन्हीं पदों का एक व्यवस्थित समूह। देखो, व्यवस्थित होना चाहिए तभी जाके उसका एक अर्थ सही से आपका बन पाएगा। ठीक है, व्यवस्थित समूह जो जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो, जिसमें जो है जो आप बोलना चाह रहे हो उसका पूरा अर्थ सामने वाले तक पहुंचाने की क्या हो? शक्ति हो, वो क्या कहलाएगा? आपका वाक्य कहलाएगा। अभी हम वाक्य तो टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत हम वाक्य को पढ़ने से पहले हम जो है यहाँ पर क्या क्या पढ़ना हमें, एक तो आता है पदबंध। पदबंध पढ़ना होता है, तो इसमें हम ज़्यादातर पहले पदबंध पे ही फोकस करेंगे। पदबंध से पहले कुछ चीज़ें हैं वो आपको आगे मिलने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ आता है एक उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य को हम करेंगे उसके बाद किसके? जब हम रचना के आधार पर वाक्य देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य देखते हैं, और फिर तीसरा जो मिश्र वाक्य है उसी में उपवाक्य आते हैं, आश्रित उपवाक्य। तो उसके बाद आपको कुछ अच्छी चीज़ अच्छी तरह से वो समझ आ सकेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर आगे की बात करते हैं। तो अगला हमारे पास सबसे पहले ध्यान रखना, जो वाक्य तो हो गया, अब वाक्य के अंग कितने होते हैं? कई बार ये पेपर में आ चुका है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है कौन? विधेय। ये आपने पढ़े होंगे कई बार। ठीक है, अंग्रेजी में इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, फिलहाल हम हिंदी पे ही फोकस करेंगे। उद्देश्य हो जाएगा वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य। और विधेय क्या होगा कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। जो उद्देश्य था, उद्देश्य कौन था? जिसके बारे में बताया जा रहा है, और जो कुछ उसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, जो जिसने पढ़ा नहीं होता है वो क्या करता है कि उद्देश्य होता है, नॉर्मली भाषा में अगर उद्देश्य देखो तो उद्देश्य क्या होता है? मतलब काम करने का जो उद्देश्य है, मतलब मकसद जो है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आएगा तो हम इसको गलत कर सकते हैं अगर हमने इसको पढ़ा नहीं है। कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास, उनके साथ इसको समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास कि कृष्ण कुमार कहानी लिखता है। इस वाक्य में देखो कि इस वाक्य में हम किसके बारे में बता रहे हैं? किसके बारे में बता रहे हैं? हम कृष्ण कुमार के बारे में बता रहे हैं। तो जो कृष्ण कुमार के बारे में हम बता रहे हैं, तो फर्स्ट में देखो कि वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। हम किसके बारे में कह रहे हैं? कृष्ण कुमार के बारे में, इसलिए कृष्ण कुमार किस में आ जाएगा? आपका उद्देश्य में आ जाएगा।
ठीक है। और इसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, देखो विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है। जो कृष्ण कुमार है वो क्या करता है, कहानी लिखता है, ठीक है। कृष्ण कुमार था, हम कृष्ण कुमार के बारे में बात कर रहे हैं तो उद्देश्य हो गया। उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि वो कहानी लिखता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा। आया समझ में? चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर कुछ और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरे की हम बात करेंगे कि मेरा भाई मोहन स्कूल जाता है। यहाँ पर जो उद्देश्य का काम करेगा वो ये पूरा करेगा। यहाँ पर केवल नाम था, लेकिन यहाँ पर मेरा भाई मोहन, मैंने इस पूरे का प्रयोग किसके लिए किया, मोहन के लिए किया ना, है ना। तो मेरा भाई मोहन ये क्या हो जाएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरा भाई मोहन की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य। और उस उद्देश्य के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ कि वह स्कूल जाता है। उद्देश्य हो गया, उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है कि स्कूल जा रहा है। तो जो कुछ उद्देश्य के बारे में बताया जाता है वो किस में हो जाएगा, आपका विधेय में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला भी देख लो कि ऋषिकेश सुंदर नगर है। अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, ऋषिकेश की। किसकी बात कर रहे हैं, ऋषिकेश की। ऋषिकेश हो जाएगा उद्देश्य, और ऋषिकेश के बारे में मतलब उद्देश्य के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो सुंदर नगर है ना। उद्देश्य हो गया, उद्देश्य के बारे में बात करने की सुंदर नगर है, तो ये सुंदर नगर है, ये किस में आ जाएगा, आपका विधेय में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ पर चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है, कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो हो जाएगा उद्देश्य, जो कुछ उसके बारे में बात की जा रही है वो हो जाएगा आपका विधेय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला यहाँ पर बात करते हैं कि वाक्य के घटक क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि वाक्य के जो मुख्य घटक होते हैं वो होता है एक कर्ता और क्रिया। और भी होते हैं, लेकिन जो प्रमुख घटक होते हैं वो कर्ता और क्रिया। क्यों? क्योंकि वाक्य के लिए न्यूनतम ये दो चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। किसी वाक्य में जो कम से कम जो चीज़ें होंगी वो कर्ता होगा और क्रिया होगी, ठीक है। माना हम फर्स्ट में देखते हैं, पहला हमारे पास एक वाक्य है, मोहन सो रहा है। जो सो रहा है वो क्या है, क्रिया, और मोहन क्या है, कर्ता, जो उस क्रिया को संपन्न कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं एक को भी हटा दूं, मैं आपको ये बोलूं कि सो रहा है, सो रहा है, क्या ये पूरा वाक्य बनेगा? नहीं ना बनेगा। इसमें तो केवल केवल क्या है, एक क्रिया आ गई, लेकिन ये पूरा आपको वाक्य नहीं बता रहा कि वाक्य मतलब पूरा क्या होना चाहिए या बताया क्या जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ किसका होना भी जरूरी है, यहाँ पर मोहन का। और अगर मैं केवल मोहन लिखूं तब भी वो पूरा अर्थ नहीं देगा। मोहन बोल दिया मैंने तो उसका कुछ वाक्य बन ही नहीं रहा है ना। तो उसके लिए कम से कम कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। इसलिए जो मुख्यतः जो घटक हैं वो कर्ता और कर्म, देखो सॉरी कर्ता और क्रिया। और भी हो सकते हैं, जैसे हम सेकंड में देखते हैं, मोहन सेब खा रहा है। आपको पता है कि मोहन क्या है, कोई क्रिया को कर रहा है, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। इस क्रिया को कर रहा है कौन, मोहन, तो मोहन क्या कहलाएगा यहाँ पर, कर्ता। आपको पता है कर्ता मतलब जो क्रिया को करता है। और जो सेब है, तो हमने जो कारक पढ़े थे वहाँ पर क्या पढ़ा था कि कर्ता के अतिरिक्त वह संज्ञा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े क्या कहलाएगी, कर्म कहलाएगी। तो यहाँ पर मोहन कर्ता हो गया, मोहन के द्वारा क्रिया की जा रही है खाने की, और उस खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सेब पर, इसलिए सेब क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखा हमने कि मुख्यतः जो है वाक्य को पूरा करने के लिए कम से कम जो घटक चाहिए वो दो घटक होने आवश्यक हैं, कर्ता और क्रिया। इनमें से एक को भी हटाओगे तो आपका वाक्य पूरा नहीं बनेगा। दूसरा हमने क्या देखा कि एक वाक्य में इन दो के अलावा और भी घटक हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है कि जो घटक होते हैं उनको फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हो गया अनिवार्य घटक और दूसरा होता है ऐच्छिक घटक। इसमें क्या है, ऑप्शन जो पहला वाला है हमारे पास अनिवार्य वाला। अनिवार्य आपको पता है कि अनिवार्य मतलब जिसकी ज़रूरत बिल्कुल 100% है, उसके बिना वाक्य पूरा नहीं होगा। देखो वाक्य में जिन घटकों के न होने से वाक्य अधूरा होता है, जिन घटकों के न होने से वाक्य अधूरा होता है और भाव स्पष्ट नहीं हो पाता, वह अनिवार्य घटक मतलब उसका होना वाक्य में जरूरी है। अगर वो घटक वाक्य में नहीं, वो घटक क्रिया हो सकता है, वो घटक कर्म हो सकता है, वो घटक क्या हो सकता है, कर्ता हो सकता है, ठीक है। अगर वो वाक्य में नहीं है तो वाक्य अधूरा रह जाएगा।
इसका मतलब क्या है, उसका होना अनिवार्य है। दूसरा देखो कि ऐच्छिक घटक, ऐच्छिक का मतलब होता है उसको इच्छानुसार रख भी सकते हो आप और नहीं भी रख सकते हो। तो ये वही है कि वाक्य में जिन घटकों के न होने पर भी वाक्य पूरा अर्थ देता है। वाक्य में जिन घटकों के न होने पर भी वाक्य पूरा अर्थ देता है, इसका मतलब आप उन घटकों को वाक्य में रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। ठीक है, हमारे पास जो एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, मोहन सोहन के लिए पुस्तक लाया। मोहन सोहन के लिए पुस्तक लाया। अगर इस बीच वाले को हटा दो, जो दूसरे कलर में है आपको दिख रहा है कि सोहन के लिए, इसको हटा दो और तब वाक्य बनाओ कि मोहन पुस्तक लाया है। देखो, इसका भी अपने आप में क्या बन रहा है, अर्थ बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोहन पुस्तक ला रहा है, ये जो घटक हैं ये क्या है, अनिवार्य घटक हैं। और जो सोहन के लिए है ये ऐच्छिक घटक है। इसको आप यहाँ से अगर हटा भी दोगे ना तो इसका भी अर्थ बनेगा कि मोहन पुस्तक लाया है। रखोगे तब भी ठीक है कि मोहन सोहन के लिए पुस्तक लाया है। लेकिन अगर नहीं रखोगे, इसको हटा दोगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका, फिर भी इसको अगर हम हटा देंगे तो मोहन पुस्तक लाया है, फिर भी ये क्या है, एक अर्थ दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है जो बीच में है, ये एक ऐच्छिक घटक है। इसको आप क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हो और लिख भी सकते हो। लेकिन जो मोहन है और जो पुस्तक है और जो लाया है मतलब क्रिया है, वो क्या है, उसके अनिवार्य घटक है। अगर मैं यहाँ से मोहन हटा दूँ कि सोहन के लिए पुस्तक लाया, कौन लाया ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से पुस्तक को हटा दूँ कि मोहन सोहन के लिए लाया, क्या लाया, फिर ये यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है। और अगर लाया है को हटा दूँ तो मोहन सोहन के लिए पुस्तक, ये भी वाक्य क्या है, पूरा नहीं बन रहा है। इसका मतलब जो मोहन है अर्थात जो कर्ता है, जो पुस्तक है मतलब कर्म है, और लाया है जो क्रिया है, ये तीनों इस वाक्य में क्या है, अनिवार्य घटक है। इन तीनों का होना क्या है, आवश्यक है। लेकिन जो सोहन के लिए बीच में हमारे पास है, ये क्या है, आपके पास ऐच्छिक घटक है। इसको आप रख भी सकते हो वाक्य में और नहीं भी रख सकते हो। अगला हमारे पास आता है, शीला कल शाम को सुरेश के साथ मुंबई जाएगी। यहाँ पर भी उसी प्रकार से है। अगर मैं जो दूसरे कलर में मैंने दिया है आपको बीच में, इसको मैं अगर हटा दूँ तो इसका अर्थ क्या बनेगा, शीला मुंबई जाएगी। ये भी तो अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है, शीला मुंबई जाएगी, ये भी क्या है, अपने आप में एक अर्थ दे रहा है। ठीक है, अब बीच वाले को आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। शीला कल शाम को सुरेश के साथ मुंबई जाएगी, इसको आप रखो या ना रखो, तो रखो या ना रखो का मतलब क्या है, इसको आप अपनी इच्छानुसार रखोगे और इच्छानुसार रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐच्छिक घटक हो जाएगा। और शीला और मुंबई जाएगी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनिवार्य घटक हो जाएंगे किसके, वाक्य के। ध्यान रखना, कभी वाक्य के घटक अगर आपको पूछा जाता है कि न्यूनतम कितने घटक वाक्य में वाक्य बनाने के लिए आवश्यक होंगे, तो वो हम देख चुके हैं कितने थे हमारे पास, 2 घटक हैं, कर्ता और क्रिया। लेकिन अगर आपको ऐच्छिक घटक और अनिवार्य घटक किसी वाक्य में से ढूंढने को मिले तो आपको यहाँ पर अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। जहाँ पर आपको समझ नहीं आता है प्लीज़ वहाँ पर बताइए, मैसेज करिए, कमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि आपका डाउट जो है ख़त्म होना आवश्यक है, अनिवार्य है। तभी जाके मैं समझूंगा कि हाँ मेरा वीडियो बनाना जो है कुछ सार्थक सिद्ध हुआ, जब आप क्या करोगे, आपकी समझ में कम से कम आएगा। ठीक है, अगला जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो हो जाएगा हमारे पास कौन सा, पदबंध का। ठीक है, वाक्य के ही अंतर्गत हमें पदबंध पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, अभी हमने पद देखा, शब्द देखा। शब्द क्या था, वर्णों का एक सार्थक समूह था। उस शब्द को जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। और ऐसे ही पदों का कुछ समूह पदबंध कहलाएगा। लेकिन पदबंध होता क्या है, इसकी परिभाषा को आप ध्यान रखेंगे कि जो कई पदों के योग से बने वाक्यांश को, कई पदों के योग से बने वाक्यांश को, पद में आपको बता चुका हूं ना, तो कई पदों के योग से बने वाक्यांश को, वाक्यांश का मतलब होता है किसी वाक्य का एक अंश जो एक ही पद का कार्य करता है, पदबंध कहलाता है। ठीक है, अब फिर से पद आपको पता होने चाहिए। हमने देखा था पद की संज्ञा हो गया, पद सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया और अव्यय हो गया। अव्यय के अंतर्गत फिर से 5 प्रकार के अव्यय, 5 प्रकार का आता है ना, तो वो क्या हो गया, पद हो गया। पदों का जो एक समूह होगा वो किसी एक पद का कार्य करेगा उस वाक्य में, वो क्या कहलाएगा, पदबंध। ध्यान रखना, पदबंध का जरूरी नहीं है कि कोई अर्थ निकले, जरूरी नहीं है कि उसका कोई अर्थ निकले, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो पदों का एक समूह होगा
वो किसी एक चीज़ को निर्धारित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चार चीज़ें हमारे पास आती हैं, मतलब पदबंध हमारे पास चार प्रकार के आते हैं। बहुत सारी पीडीएफ आप पढ़ोगे, सर्च करोगे कई सारी पुस्तकों में, तो आपको वहाँ पर सर्वनाम भी मिलता है, सर्वनाम पदबंध भी मिलता है। लेकिन अगर मैं पुरानी एनसीईआरटी की बात करूं जो मेरे पास है, तो उसमें केवल चार प्रकार के जो है पदबंध आपके पास दिए गए हैं, जो चारों आपके सामने हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, जो पदों का समूह मिलकर संज्ञा का निर्धारण करेगा वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। दूसरा हो जाता है विशेषण पदबंध, जो पदों का समूह मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वो क्या कहलाएगा, विशेषण पदबंध कहलाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा क्रिया पदबंध, जो पदों का समूह क्रिया का निर्धारण करे वो क्रिया पदबंध हो जाएगा। इसी प्रकार जो पदों का समूह क्रिया की विशेषता बताए या उसका निर्धारण करे वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। एक एक करके इनके एग्जाम्पल और इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है संज्ञा पदबंध। ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, देखेंगे यहाँ पर। ज़्यादातर जो पदबंध हैं आपको अंडरलाइन में मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखना है कि उस वाक्य में उस अंडरलाइन का जो भाग है, जो 3-4 पद उसमें दिए गए हैं, उसका उस वाक्य में क्या कार्य है, वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट का अगर हम देखें पहला वाला कि 4 ताकतवर मजदूर, केवल अंडरलाइन कहाँ तक है, 4 ताकतवर मजदूर। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर कि 4 ताकतवर मजदूर, किसी ने बोला कि 4 ताकतवर मजदूर, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मजदूर की। ये 4 ताकतवर भी हमने किसके लिए प्रयोग किया, मजदूर के लिए। मतलब मजदूर क्या है यहाँ पर, किसी न किसी चीज़ का नाम है, और नाम बराबर हम कई बार देख चुके हैं, नाम बराबर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो जब हम 4 ताकतवर मजदूर यानी मजदूर की बात कर रहे हैं, यानी संज्ञा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध, क्योंकि इसका जो ये पदों का समूह है ये किसका निर्धारण कर रहा है, संज्ञा का निर्धारण कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। किसको, लंका के राजा रावण। लंका का राजा रावण जो है, रावण के लिए प्रयोग किया गया है, और रावण यहाँ पर क्या है, एक संज्ञा पद है। ठीक है, ये जो पदों का समूह है यानी ये जो पदबंध है ये किसका निर्धारण कर रहा है, केवल रावण का, यानी संज्ञा का कर रहा है, और संज्ञा पदबंध इसी प्रकार से ये कहलाएगा। तीसरा हम देखते हैं अयोध्या का राजा दशरथ। हम किसकी बात कर रहे हैं, दशरथ की। अयोध्या का राजा भी हमने बोला, लेकिन किसके लिए बोला, दशरथ के लिए। अयोध्या का राजा दशरथ, अंडरलाइन कहाँ तक है, दशरथ तक। तो दशरथ के लिए बता रहे हैं, तो दशरथ भी क्या हो गया, एक संज्ञा हो जाएगा, और जब संज्ञा हो जाएगा तो ये पूरा क्या कर रहा है, संज्ञा का क्या कर रहा है, निर्धारण कर रहा है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। 4 देखो, आसमान में उड़ता गुब्बारा। किसकी बात कर रहे हैं, आसमान में उड़ता गुब्बारा। हम किसकी बात कर रहे हैं, गुब्बारे की। आसमान में उड़ता भी क्या है, उस गुब्बारे की क्या है, उस गुब्बारे के लिए ही उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो गुब्बारा क्या है आपके पास, संज्ञा है, और संज्ञा है तो सीधे सीधे पदबंध भी क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। लास्ट में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ही वाक्य में कुल कितने प्रकार के जो चारों पदबंध हैं वो कैसे बन सकते हैं, और कैसे आप उनको छांट सकते हो कि किस वाक्य में किस किस प्रकार से एक ही वाक्य में 4 पदबंध जो है हो सकते हैं। ठीक है, चलो अगला जो हमारे पास पदबंध आता है वो आता है विशेषण पदबंध। और विशेषण के बारे में आप जानते हो, जो क्या है, विशेषता बताए, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तेज चलने वाली गाड़ियाँ। केवल अंडरलाइन है, तेज चलने वाली कौन, गाड़ियाँ। तो इसको देखो, जो ये वाक्य जो हमारे पास अंडरलाइन दिया है, वाक्यांश जो पदबंध है, ये कहीं ना कहीं गाड़ियों की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो जाएगा। तेज चलने वाली कौन, गाड़ियाँ। तेज चलने वाली कौन, गाड़ियाँ। गाड़ियों की विशेषता क्या है कि वो तेज चलती हैं। ठीक है, दूसरा देखो, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। लेकिन हमारे पास जो अंडरलाइन है, जो पदों का समूह, वो केवल कितना है, उस घर के कोने में बैठा हुआ। देखो, जो उस घर के कोने में बैठा हुआ है वो क्या है, इस आदमी की विशेषता है। ठीक है, इस आदमी की विशेषता बताई जा रही है, क्या, कि उस घर के कोने में बैठा हुआ है ना। जब विशेषता बता रहा है तो क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। फिर से अगला देखो, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर फुर्तीला और आज्ञाकारी है। उसका घोड़ा क्या है, अत्यंत सुंदर
फुर्तीला और आज्ञाकारी। सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी होना क्या है, उसके घोड़े की क्या है, विशेषता है। तो अंडरलाइन जो हमारे पास है वो क्या है, एक विशेषण पद का कार्य कर रहा है, पदों का समूह है, एक पद का काम कर रहा है, किस पद का, विशेषण पद का, इसलिए क्या कहलाएगा, पदबंध कहलाएगा। इसी का अगला एग्जाम्पल हमारे पास है कि नोकिया का मोबाइल सस्ता और टिकाऊ होता है। अंडरलाइन क्या था, सस्ता और टिकाऊ। तो ये क्या है, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, है ना। तो इन पदों का एक समूह बन गया, लेकिन यहाँ पर इस पदों के समूह बनकर ये केवल किसका निर्धारण कर रहा है, मोबाइल, यानी नोकिया के मोबाइल का क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर क्या, देखो फिर से, सस्ता और टिकाऊ होना एक क्या है, विशेषता है किसकी, उस मोबाइल की। तो मोबाइल की विशेषता के बारे में बता रहा, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध आपके पास हो जाएगा। और लास्ट वाला हमारे पास है क्रिया पदबंध, तीसरा है अभी क्रिया पदबंध। तो क्रिया पदबंध में क्या होता है, जो पदों का समूह क्रिया का निर्धारण करे। देखो पहला एग्जाम्पल है, वह बाजार की ओर आया होगा। हमारे पास अंडरलाइन क्या है, आया होगा। ये आया होगा क्या कर रहा है, सीधे सीधे क्रिया का निर्धारण कर रहा है ना। क्रिया में सबसे इजी है आपके लिए। दूसरा देखो, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा था। दिखाई दे रहा था क्या है, एक क्रिया है। दिखाई दे रहा था क्या है, क्रिया है। और क्रिया का निर्धारण ये पदों का समूह कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, क्रिया पदबंध कहलाएगा। तीसरा देखो, सुरेश नदी में डूब गया। हमारे पास अंडरलाइन क्या है, डूब गया। डूब गया, और डूब गया किसका निर्धारण कर रहा है, फिर से क्रिया का निर्धारण कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। फोर्थ देखो, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। जो खोला जा सकता है बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या है, क्रिया के बारे में बता रहा है। ठीक है, पदों का समूह क्या है, एक पद, दो पद, तीन पद, है ना। तो खोला जा सकता है क्या बता रहा है आपको, क्रिया का निर्धारण कर रहा है इस वाक्य में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका क्या, क्रिया पदबंध हो जाएगा। और फोर्थ की हम बात करेंगे क्रिया विशेषण पदबंध की। तो क्रिया विशेषण पदबंध में क्या होता है कि जो पदों का समूह किसी क्रिया की विशेषता आपको बताता है। ठीक है, ज़्यादातर आपको मैं बता चुका हूँ कि अंडरलाइन में ही दिया होगा। फर्स्ट की अगर बात करेंगे, जो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है कि मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। हमारे पास अंडरलाइन क्या है, आधी रात तक। आधी रात तक क्या, प्रतीक्षा की। अब प्रतीक्षा करना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया। प्रतीक्षा करना क्या हो गया, क्रिया हो गया। लेकिन कैसे करी या कब करी, कब तक करी, आधी रात तक। जो ये आधी रात तक हमारे पास जो अंडरलाइन है, जो पदों का समूह है, वो क्या कर रहा है, इस प्रतीक्षा करने की विशेषता बता रहा है। मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। कब की, आधी रात तक, है ना। तो प्रतीक्षा करी क्रिया हो गई, उस क्रिया की विशेषता बता रहा, तो क्रिया विशेषण पदबंध यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो दूसरा वाला, उसने सांप को पीट पीट कर क्या किया, मारा। जो पीट पीट कर हमारे पास केवल अंडरलाइन है, तो वो क्या हो जाएगा, आगे जो क्रिया है, मारना क्या है, मारना एक क्रिया है ना। लेकिन पीट पीट कर क्या है, उस क्रिया की क्या है, विशेषता आपको बता रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तीसरा हमारे पास है, छात्र मोहन की शिकायत दबी जबान से कर रहे थे। छात्र क्या कर रहे थे, मोहन की शिकायत कर रहे थे। शिकायत कर रहे थे, तो जो शिकायत कर रहे थे ये किस में आ जाएगा, आपका क्रिया में आ जाएगा। शिकायत करना, शिकायत कर रहे थे। शिकायत करना क्रिया में हो गया। उस क्रिया की विशेषता है कि कैसे शिकायत करते थे, दबी जबान से। ठीक है, जो छात्र हैं वो मोहन की शिकायत करते थे, लेकिन कैसे करते थे, दबी जबान से करते थे। उस शिकायत की क्या है, विशेषता आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो शिकायत की विशेषता है, शिकायत करना क्या हो गया, क्रिया, तो क्रिया की विशेषता हो गई, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। पदबंध मतलब पदों का बंध या समूह। ठीक है, लास्ट देखो, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। यहाँ पर नींद में चलने की बात की गई है, तो कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। चलना क्या हो गया, फिर से आपके पास क्रिया हो गया। और कैसे चलते हैं या कब चलते हैं, सोते सोते चलते हैं। ठीक है, इस क्रिया की क्या बता रही है, विशेषण बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर जो पदबंध है वो समझ आए होंगे, लेकिन जो अगले अब मैं बताने वाला हूँ उसको आप सबसे ज़्यादा ध्यान उसमें केंद्रित करके उसको देखोगे। ठीक है, हमारे पास एक ही वाक्य है और इसी वाक्य को मैंने 4 तरीकों से आपके पास दिया है, ताकि आपको समझ आए कि एक ही वाक्य में अलग अलग पदबंध किस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है,
पहला हमारे पास अंडरलाइन करते हैं हम कि मेरे घर के बगल में बहने वाली नदी। मैंने क्या बोला कि मेरे घर के बगल में बहने वाली नदी। मैं आखिरकार बात किसकी कर रहा हूँ? नदी की। ये जो पदों का जो समूह है, मैं इस पदों के समूह का प्रयोग किसके लिए कर रहा हूँ? नदी के लिए, कि मेरे घर के बगल में बहने वाली नदी। ठीक है, तो जब नदी के बारे में बात कर रहा हूँ या ये पूरा पदबंध जब नदी के बारे में आपको बता रहा है, तो नदी क्या हो गया आपके पास? एक संज्ञा पद हो गया। और जब संज्ञा पद का निर्धारण हो रहा है तो क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक हो गई बात। दूसरा देखो, दूसरे में मैंने अंडरलाइन किया मेरे घर के बगल में बहने वाली, केवल बहने वाली तक। मेरे घर के बगल में बहने वाली कौन? नदी। अब आपको पता चल गया होगा कि जो ये पदों का जो समूह है ये कहीं ना कहीं किसकी विशेषता बता रहा है? नदी की विशेषता बता रहा है। कैसे? कि मेरे घर के बगल में बहने वाली कौन? नदी। उस नदी की विशेषता है कि वो मेरे घर के बगल में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा आपका? विशेषता बता रहा है तो क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध आपका हो जाएगा। किसमें? मेरे घर के बगल में बहने वाली, केवल वाली तक। तीसरा हम देखते हैं, मेरे घर के बगल में बहने वाली नदी कल कल करती हुई बह रही है। कल कल करती हुई बह रही है। चलो माना ये पूरा मैंने अंडरलाइन किया, तो मैं यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ, या मैं ये बोलूँ कि ये जो पदों का जो समूह है जो अंडरलाइन आपके पास दिया है कि कल कल करती हुई बह रही थी, तो ये कहीं ना कहीं किसका निर्धारण कर रहा है? एक क्रिया का निर्धारण कर रहा है ना, कि कल कल करती हुई क्या कर रही थी? बह रही थी। मुख्य क्या है यहाँ पर बताने का उद्देश्य को? कल कल करते हुए बह रही थी, और बह रही थी मतलब क्रिया हो गया, तो क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। लास्ट का देखो, देखो दोनों में फर्क देखना अभी बताता हूँ मैं, कि मेरे घर के बगल में बहने वाली नदी कल कल करती हुई, अंडरलाइन क्या है? केवल कल कल करती हुई क्या? बह रही थी। बह रही थी क्या हो गया? एक क्रिया हो गया, लेकिन कैसे बह रही थी? कल कल करती हुई। जो कल कल करती हुई है उसने क्या कर दिया? बह रही का आपको क्या बता दिया? उसका एग्जाम्पल, उसकी विशेषता, मतलब उसकी विशेषता जो है आपके पास बता दी। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब केवल और केवल क्रिया विशेषण अंडरलाइन हो, जब केवल क्रिया विशेषण अंडरलाइन हो, उसी स्थिति में केवल क्रिया विशेषण होगा। जब क्रिया विशेषण के साथ साथ क्रिया भी अंडरलाइन होगी, तो वहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है? क्रिया की बात कर रहा है। जैसे कल कल करती हुई बह रही थी, मैं बताने का मतलब क्या है कि वो बह रही थी। कैसे बह रही थी? कल कल करते हुए। लेकिन जो सेकंड लास्ट, जो लास्ट वाला है, कल कल करती हुई क्या? बह रही थी। जो बह रही थी क्या है? एक क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है कौन? कल कल करती हुई। इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों की समझ में यहाँ पर कुछ चीज़ें आई होंगी। ठीक है, ताकि आप जो है एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, ताकि आप जो है इसको कंफर्म कर सको। ठीक है, वीडियो देखने का फ़ायदा ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपको पेन कलम हाथ में ही चाहिए। इस चीज़ को आप खाना बनाते हुए भी देख सकते हो, कभी भी आपने ओपन कर लिया है ना, कभी भी कहीं पर भी आपको समय मिलता है। मोबाइल तो एक बहुत अच्छा साधन है आप लोगों के लिए, इसका आप बहुत अच्छा से प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको समय मिलता है वीडियो आप वहाँ पर चला सकते हो, और इन चीज़ों से जो है अपना जो डाउट है आपके मन में उनको समाप्त कर सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तो अगली वीडियो में हमारे पास क्या होगा? अगली वीडियो में हमारे पास क्या होगा? अगली वीडियो में हमारे पास होगा सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य। रचना, या इसी रचना को कहीं कहीं पर क्या आता है? संरचना के आधार पर। रचना या संरचना के आधार पर वाक्य हम पढ़ेंगे। 3 प्रकार के हमारे पास वाक्य होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य, और एक होता है कौन सा? संयुक्त वाक्य। तो उम्मीद है कि अगली वीडियो में आपका यही हो पाएगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि मिश्र वाक्य के ही अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? आश्रित उपवाक्य पढ़ते हैं, और आश्रित उपवाक्य के बारे में हम उसके बाद जानेंगे, और उसके बाद अर्थ के आधार पर हमारे पास वाक्य आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, आपको कुछ यहाँ से मदद मिली होगी चीज़ों को पहचानने में, चीज़ों को जानने में। ठीक है, और जिनका आबकारी और प्रवर्तन का पेपर है उन सभी को पेपर की शुभकामनाएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं 2021 का जो पहला ही पेपर है ये आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, आपका सिलेक्शन हो जाए जल्दी से, है ना। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।